Hello guys, good morning. Hello guys, good morning. Myself Saurav Srivastava. Started going to teach you today economics. Chapter 1, the story of Palampur. Story of village Palampur. Today we are going to discuss some basic points. In today's class, you know about economics, and in economics, today I will teach you some basic concept of economy, okay, or economics. Some basic concept जैसे सेल क्या होता है, कैपिटल क्या होता है, ये सारी चीजें हम सीखेंगे, ओके। और इसकी शुरुआत हम एक स्टोरी पालनपुर से करेंगे, द स्टोरी ऑफ विलेज पालनपुर। तो इस कहानी में बहुत कुछ है, तो ये क्लासेस लगभग 3 से 4 वीडियोस में कंप्लीट होंगी, तो इसके लिए आप लोग रेडी रहें। द पर्पज ऑफ द स्टोरी is to introduce some basic concept relating to production, and this we do through a story of hypothetical village called Palampur. इकोनॉमिक्स के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम एक स्टोरी से इसकी शुरुआत करेंगे, उस स्टोरी का नाम है स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर, ओके। नाउ लेट्स बिगिन। फार्मिंग इज द मेन एक्टिविटी इन पालमपुर। फार्मिंग का मतलब कि लोग पालमपुर में ज्यादातर लोग खेती करते थे। वेयर इज सेवरल अदर एक्टिविटीज सच एज स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग, और दूसरे छोटे छोटे काम जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का काम होता था। मैन्युफैक्चरिंग का मतलब समझते हैं जहां पे कोई भी सामान छोटे छोटे सामानों को जोड़ करके बनाया जाता है, तो वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कहलाता है। डेयरी का मतलब जानते हैं, ट्रांसपोर्ट एटसेट्रा, ये भी लिमिटेड स्केल में पालमपुर में किया जाता था। दीज प्रोडक्शन एक्टिविटीज नीड वेरियस टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, और इन सारी एक्टिविटी को करने के लिए कुछ रॉ मटेरियल की जरूरत होती थी, कुछ लोगों की जरूरत होती थी, कुछ ट्रांसपोर्ट की जरूरत होती थी, कुछ पैसे की जरूरत होती थी। तो ये सारी चीजें क्या हो जाएंगी, इन सब चीजों को हम मिला के ही इकोनॉमी बनाते हैं। इकोनॉमी का मतलब सारी चीजें, ऐसा नहीं कि सिर्फ पैसे आ जाए तो उससे इकोनॉमी बन जाए, जी नहीं। वेरियस टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, ओके। दीज प्रोडक्शन एक्टिविटी नीड वेरियस टाइप ऑफ रिसोर्सेज, और इस सारी एक्टिविटी को पूरा करने के लिए हमें अलग अलग तरह के रिसोर्सेज की जरूरत होगी। जैसे डेयरी फार्मिंग में हमें दूध की जरूरत होगी, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, अगर कहीं मैदा बन रहा है तो हमें गेहूं की जरूरत होगी, ओके। कहीं मान लीजिए लाई बन रहा है तो वहां पे चावल की जरूरत होगी। तो ये सारी चीजें हैं, अलग अलग मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए अलग अलग चीजों की जरूरत पड़ती है। और उस रिसोर्सेज में कुछ रिसोर्सेज जो होते हैं वो डायरेक्ट हमें नेचुरल से मिलते हैं, यानी कि उस रिसोर्सेज को हम क्या बोलेंगे, नेचुरल रिसोर्सेज, ओके। मैन मेड आइटम्स, कुछ ऐसी भी चीजें होती हैं जो हम बनाते हैं और उसे हम फैक्ट्रियों में यूज करते हैं, तो उस रिसोर्सेज को हम क्या बोलेंगे, मैन मेड आइटम्स और मैन मेड रिसोर्सेज। ह्यूमन एफर्ट, हम काम करेंगे फैक्ट्री में तो वो ह्यूमन एफर्ट यानी कि ह्यूमन रिसोर्सेज कहलाएगा। मनी, पैसा लगेगा, और भी चीजें हैं। As we read through the story of Palampur, we will learn how various resources combine to produce the desired goods, और इन सारी चीजों को मिला करके कैसे हम अपनी जरूरत की चीजें बनाते हैं, ये हम आज की स्टोरी में सीखेंगे, ओके। पालमपुर इज वेल कनेक्टेड विथ नेबरिंग विलेजेस एंड टाउन। पालमपुर जो है एक बहुत अच्छा गांव है जो आसपास के इलाकों से सड़कों से कनेक्टेड है, और बाकी अच्छी अच्छी चीजें हैं जो लोगों को कनेक्ट करती हैं, मतलब कनेक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं है उन लोग के, ओके। रायगंज और बिग विलेज, रायगंज एक बड़ा गांव है जो पालमपुर से 3 किलोमीटर दूर होता है, एंड ऑल वेदर रोड कनेक्टेड द विलेजेस टू रायगंज एंड फर्दर ऑन द नियरेस्ट स्मॉल टाउन ऑफ शाहपुर, ओके। ऐसी रोड पालमपुर से रायगंज के लिए बनाई गई है कि वो हर पूरे साल कनेक्टेड रहती है। बारिश है, बाढ़ है, उससे कोई दिक्कत नहीं, रोड हमेशा चालू रहता था। तो ये सारी चीजें हैं। मेनी काइंड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आर विजिबल ऑन दिस रोड स्टार्टिंग फ्रॉम बुलक कार्ट्स, ठीक है, टोंगाज, बोगेज, वुडन कार्ट ड्रॉन बाय बफेलोज लोडेड विथ जैगरी, गर एंड अदर कमोडिटीज टू मोटर व्हीकल लाइक मोटरसाइकिल, जीप, ट्रैक्टर एंड ट्रक्स। इस रोड पे हर तरह की व्हीकल चलती थी। बैल से चलने वाली बुलक कार्ट, भैंस से चलने वाली गाड़ी, इंसान जैसे ठेले ले जाते हैं वो गाड़ी, मोटरसाइकिल, 4 पहिया ट्रक, सारी चीजें उस पर चलती थी। मतलब काफी डेवलप गांव था वो। दिस विलेज हैज अबाउट 450 फैमिलीज बिलोंगिंग टू सेवरल डिफरेंट कास्ट। इस गांव में 450 यानी कि 450 अलग अलग फैमिलीज रहती थी जो अलग अलग कास्ट से बिलोंग करती थी। जैसा कि हमारा आज का कास्ट सिस्टम है, पालमपुर में भी वो कास्ट सिस्टम था। इसके बारे में हम जानेंगे। टोटल 450 फैमिली। नोट दैट पॉइंट, द 80 अपर कास्ट फैमिलीज ओन द मेजोरिटी ऑफ लैंड इन द विलेजेस। 80 लोग ऐसे थे जो अपर कास्ट से बिलोंग करते थे, और मोस्ट ऑफ द लैंड जो गांव का था वो अपर कास्ट लोगों के पास था, जिनकी संख्या कितनी थी, ओनली 80 फैमिलीज, ओके। देयर हाउसेज, सम ऑफ देम क्वाइट लार्ज। उन 80 बड़े लोगों के घर बहुत बड़े होते थे, ईंट के बने होते थे, प्लास्टर किया होता था उस पे,
उस गांव में SC ST भी लोग रहते थे। SC को दलित बोला जाता है। कंप्राइज 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन, और पॉपुलेशन में कितने थे 1/3, एंड लिव इन वन कॉर्नर ऑफ द, और गांव के वो एक कोने में घास फूस से बनी घरों में रहते थे। ओके, मोस्ट ऑफ द हाउसेस हैव इलेक्ट्रिक कनेक्शंस, कई सारे घरों में इलेक्ट्रिक के कनेक्शंस थे। इलेक्ट्रिसिटी पावर ऑल द ट्यूबवेल्स इन द फील्ड्स एंड यूज्ड इन वेरियस टाइप ऑफ स्मॉल बिजनेस, छोटे छोटे बिजनेस को चलाने के लिए, खेतों में ट्यूबवेल्स को चलाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी का यूज किया जाता था। इसमें पालमपुर काफी डेवलप गांव था। नाउ हैज टू उस गांव में 2 प्राइमरी स्कूल थे, ठीक है, एक हाई स्कूल था, एंड देयर इज अ प्राइमरी हेल्थ सेंटर, एक गवर्नमेंट था और एक प्राइवेट प्राइमरी हेल्थ केयर था जहां पे बीमारों का इलाज किया जाता था। द डिस्क्रिप्शन एबव शोज दैट पालमपुर हैज फेयरली वेल डेवलप्ड, मतलब पालमपुर एक वेल डेवलप्ड गांव था जहां पे रोड थे, ट्रांसपोर्ट थी, इलेक्ट्रिसिटी थी, इरिगेशन था, स्कूल था, हेल्थ केयर था। कंपेयर दिस फैसिलिटीज विद दोज इन योर नियर बाई विलेजेस, क्या ये सारी फैसिलिटी आपके गांव में या आपके आसपास गांव में है? अगर ऐसा है तो हम अपने गांव को एक वेल डेवलप्ड विलेज मान सकते हैं, क्योंकि हर गांव में ये चीजें नहीं उपलब्ध होती। तो हम कह सकते हैं कि हमारा गांव क्या है, एक वेल डेवलप्ड गांव है, जस्ट लाइक पालमपुर। ओके, द स्टोरी ऑफ पालमपुर एंड इमेजिनरी विलेज, पालमपुर एक इमेजिनरी विलेज है, विल टेक अस थ्रू द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटीज, जहां पर हमने देखा कि लोग अलग अलग तरह की एक्टिविटी करने में बिजी है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, डेयरी उद्योग है, हर एक तरह की चीजें हैं, ठीक है, छोटे छोटे शॉप्स हैं, ट्रांसपोर्ट है। वी शैल टेक अ लुक टू बोथ दिस टाइप्स एक्टिविटीज आफ्टर लर्निंग अ फ्यू जनरल थिंग्स अबाउट प्रोडक्शन। प्रोडक्शन के लिए क्या क्या चीजों की जरूरत होती है, पहले हम उसके लिए ये जानेंगे। तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन में हम देखेंगे कि द एम ऑफ प्रोडक्शन इज टू प्रोड्यूस द गुड्स एंड सर्विसेज दैट वी वांट। प्रोडक्शन में हम वो चीजें करते हैं कि गुड्स का मतलब वो सामान जो हमें अच्छे से अच्छा मिले, और सर्विसेज का मतलब जो गुड्स हम लोगों तक पहुंचाए तो उसको उसकी सर्विस अच्छी लगे। इसका मतलब इसीलिए बोला जाता है गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। और जीएसटी का फुल फॉर्म भी होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ओके, द फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज लैंड। अगर किसी भी फैक्ट्री को या किसी भी काम को हम शुरू करना चाहते हैं तो सबसे पहली जरूरी चीज क्या है, लैंड, जमीन का होना। यानी कि द फर्स्ट रिक्वायरमेंट टू स्टार्ट our factory or our business, we want firstly land। सबसे पहले हमें किस चीज की जरूरत है, लैंड की, एंड अदर नेचुरल रिसोर्सेज। उसके बाद दूसरे नेचुरल रिसोर्सेज जैसे कि पानी, फॉरेस्ट, जंगल, मिनरल्स, खनिज। द सेकेंड रिक्वायरमेंट इज लेबर। अब फैक्ट्री खुलेगी, जमीन तो मिल गई, अब फैक्ट्री में काम करने के लिए हमें किसकी जरूरत होगी, लेबर। तो सेकेंड रिक्वायर्ड थिंग फॉर अ फैक्ट्री इज लेबर। ओके, such as people who will do the work, some production activity require highly educated worker। कुछ चीजें फैक्ट्री में होती है जिसमें पढ़े लिखे लोगों की जरूरत होती है और कुछ मजदूरों की जरूरत होती है। तो हमें एजुकेटेड और नॉन एजुकेटेड दोनों ही लोगों की जरूरत होगी। एजुकेटेड लोग ऑफिस वर्क करेंगे और नॉन एजुकेटेड लोग मैनुअल वर्क करेंगे। द थर्ड रिक्वायरमेंट इज फिजिकल कैपिटल। तीसरी चीजें किसकी जरूरत होती है, फिजिकल कैपिटल। अब ये फिजिकल कैपिटल क्या होता है कि द वैरायटी ऑफ इनपुट रिक्वायर्ड एट एवरी स्टेज ड्यूरिंग प्रोडक्शन। प्रोडक्शन के दौरान हमें अलग अलग स्टेप्स पे लोगों की जरूरत होगी। जैसे मान लीजिए कि एक पेन बन रहा है, तो पेन का ढक्कन कहीं बन रहा है, पेन की निब कहीं बन रही है, पेन की इंक कहीं और बन रही है, पेन की जो आगे की से वो कहीं और बन रही है। तो अलग अलग प्रोडक्शन पे अलग अलग चीज, जैसे मोबाइल है तो एलसीडी कहीं और टाइट किया जा रहा है, उसकी बैक कवर कहीं और बनाया जा रहा है, कैमरा कहीं और बनाया जा रहा है, ठीक है, बात समझ रहे हैं। अलग अलग स्टेप पे अलग अलग लोगों की जरूरत पड़ती है। तो इसको हम कहते हैं फिजिकल कैपिटल। फिजिकल कैपिटल में फर्स्ट हमारा आता है टूल्स, मशीन और बिल्डिंग। टूल्स का मतलब हथियार, मशीन का मतलब समझ रहे हैं, बिल्डिंग का मतलब भी समझ रहे हैं। टूल्स एंड मशीन रेंज फ्रॉम वेरी सिंपल टूल्स सच एज फार्मर प्रो। टूल्स अगर हम देखें तो एक किसान का हल भी एक टूल्स है, ठीक है, और हमारा मोबाइल भी एक टूल्स है, ठीक है। मशीन से सच एज जनरेटर की जरूरत पड़ेगी, टरबाइन की जरूरत पड़ेगी, कंप्यूटर्स की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। टूल्स, मशीन, बिल्डिंग्स कैन बी यूज्ड इन प्रोडक्शन ओवर मेनी इयर्स। टूल्स का यूज हम कई सालों से करते आ रहे हैं और इसको हम फिक्स्ड कैपिटल कहते हैं। मतलब कि हम रोज रोज नए टूल्स नहीं खरीदेंगे। एक बार हमने मशीन खरीद ली तो वो कई सालों तक चलेगा, एक बार हमने मोबाइल खरीद ली तो कम से कम 2-3 साल चलेगा। ओके, तो टूल्स ऐसी चीजें होती हैं जिसे हम फिक्स्ड कैपिटल कहते हैं। मतलब ये रोज रोज चेंज होने वाली नहीं है। लेकिन अगर हम दूध की मार्केटिंग कर रहे हैं तो हम दूध रोज रोज पैदा करेंगे तब हम उसे बेच पाएंगे, तो वो फिक्स्ड कैपिटल नहीं होगा। ओके, रॉ मटेरियल एंड मनी इन हैंड। रॉ मटेरियल का मतलब होता है कच्चा माल, मनी इन हैंड हाथ में पैसे। प्रोडक्शन रिक्वायर अ वैरायटी ऑफ रॉ मटेरियल। अलग अलग तरह के रॉ मटेरियल, जैसे दवा को बनाने के लिए ड्रग की जरूरत होती है। अगर हम पनीर दही बना रहे हैं तो हमें दूध की जरूरत होगी, तो दूध जो है वो रॉ मटेरियल होगा पनीर और किसके लिए,
पनीर और दही के लिए, ठीक है। ड्रग, दवा कंपनियों के लिए रॉ मटेरियल का काम करेगा। तो अलग अलग चीजें हैं जो रॉ मटेरियल के तौर पे यूज की जाती हैं, ठीक है। ऑल्सो सम ऑफ मनी इज ऑलरेडी का, और कुछ पैसे की जरूरत होगी प्रोडक्शन के दौरान। किसके लिए? तो जो मजदूर काम करेंगे उनके पेमेंट के लिए, और दूसरी जरूरी चीजें खरीदने के लिए, जैसे कि रॉ मटेरियल खरीदने के लिए मनी की जरूरत होगी। और इस चीज को हम क्या कहते हैं? वर्किंग कैपिटल कहते हैं। मतलब ये चीजें रोज हमें चाहिए, पैसे, ताकि रोज चीजें रॉ मटेरियल खरीदें और नए नए प्रोडक्शन को करें। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। देयर इज फोर्थ रिक्वायरमेंट टू यू विल नीड knowledge and enterprise to able to put together land, labor and physical capital and produce an output either to use yourself or to sell in the market। अब आपको जरूरत होगी किसकी? कुछ लोगों की, जो उस तैयार सामान को यानी कि गुड्स को मार्केट में ले जाकर के बेचे। इसके लिए जरूरत होगी ट्रक्स की, ड्राइवर्स की। तो ये सारी चीजें क्या है? ये सारी चीजें ऐसी हैं जिसकी जरूरत हमें पड़ेगी ही पड़ेगी किसी फैक्ट्री को रन करने के लिए, और इसको हम क्या कहते हैं? ह्यूमन कैपिटल कहते हैं। क्या कहते हैं? ह्यूमन कैपिटल। ओके, एवरी प्रोडक्शन इज ऑर्गेनाइज्ड बाय कंबाइनिंग हैंड। हर एक प्रोडक्शन में हाथों की जरूरत होगी, लेबर की जरूरत होगी, फिजिकल कैपिटल की जरूरत होगी, ह्यूमन कैपिटल की जरूरत होगी, विच आर नोन एज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जिसे हम कहते हैं क्या? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। इफ आई आस्क टू यू अ क्वेश्चन, राइट सम factors of production, then your answer will be combining land, labor, physical capital, human capital, etc. As we read through the story of Palampur, we will learn more about the first three factors of the production. For convenience, we will refer to the physical capital as the capital in this chapter. अब देखिए फार्मिंग इन पालमपुर। पालमपुर में फार्मिंग कैसे होती थी? तो इसके लिए हम देखते हैं, लैंड इज फिक्स्ड। जमीन, पृथ्वी जो है पहले जमाने में जितना थी आज भी उतनी ही है। अब हम उस जमीन का यूज कितना प्रोडक्शन के लिए करते हैं ये जरूरी है। ऐसा नहीं कि जमीन घटता है बढ़ता है लोगों के अनुसार, नहीं, लोग बढ़ रहे हैं, जमीन नहीं बढ़ रही। वो क्या है? फिक्स है। दैट मींस लैंड इज फिक्स्ड। फार्मिंग इज द मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी इन पालमपुर। पालमपुर में किसान ज्यादा लोग हैं। 75% ऑफ द पीपुल हु आर वर्किंग आर डिपेंडेंट ऑन फार्मिंग। अबाउट 75% पीपुल इन पालमपुर एंगेज इन फार्मिंग। मतलब और कोई दूसरा काम नहीं करते, बल्कि क्या करते हैं? फार्मिंग का काम वहां के लोग करते हैं। 75%, 100 लोगों में से 75 लोग फार्मिंग का काम करते हैं। इसका मतलब लोग वहां पे किसान बनना ज्यादा पसंद करते हैं। The well-being of these people is closely related to production on the farms. But remember that there is a basic concept in raising farm production. Land area under cultivation is practically fixed. मतलब जिस एरिया में खेती होती थी वो फिक्स होती थी। Since 1960 in Palampur, 1960 में पालमपुर में there has been expansion in land area under cultivation, ठीक है। By then, some of the wasteland in the village had been converted to cultivate land. बाद में जंगल को काट करके जमीनें साफ की गई और वहां पर खेत बनाया गया। इसका मतलब जैसे जैसे लोग बढ़े तो उनकी जरूरत को पूरा करने के लिए लैंड को बढ़ाया गया। किस लैंड को? इरिगेटेड लैंड। हम कह सकते हैं खेती करने के लिए, फार्मिंग करने के लिए लैंड को बढ़ाया गया। बाय देन सम ऑफ द वेस्ट लैंड इन द विलेजेस हैड बीन कन्वर्टेड इनटू कल्टीवेटेड लैंड। देयर एग्जिस्ट नो फर्दर स्कोप टू इंक्रीज फार्म प्रोडक्शन बाय ब्रिंगिंग न्यू लैंड अंडर कल्टीवेशन। मतलब हम चाहते तो एक साल में 2 फसल पैदा करके उसी लैंड में अपनी जरूरत को पूरा कर सकते थे पालमपुर के लोग, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने सोचा कि अगर हम लैंड बढ़ा देंगे तो प्रोडक्शन बढ़ जाए, लेकिन ऐसा नहीं है। इंडिया में जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था तो अबाउट 35 करोड़ लोग थे। इसी लैंड में उनका खर्चा चल रहा था। आज हम 135 करोड़ है, मतलब 100 करोड़ ज्यादा हो गए थे। इसी लैंड में खर्चा चल रहा है। हम पहले इंपोर्ट करते थे 35 करोड़ लोगों के, आज हम एक्सपोर्ट करते हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं हमें स्मार्ट टेक्नोलॉजी का यूज करके प्रोडक्शन को बढ़ाना होगा। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो फिर हम भूखों मर सकते हैं। तो इस चीज को हम समझेंगे इस स्टोरी के माध्यम से। द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरिंग लैंड इज हेक्टेयर। उस समय जो लैंड को मेजर करने का यूनिट था वो हेक्टेयर में मेजर किया जाता था। हेक्टेयर का मतलब जानते हैं, अगर कोई भी खेत 100 मीटर उसकी लेंथ है और 100 मीटर ब्रेथ है तो 100 into 100 कितना होगा? 10,000 मीटर स्क्वायर। तो वो 1 हेक्टेयर के इक्वल टू होता है। इट मींस 1 हेक्टेयर इज इक्वल टू 10,000 मीटर स्क्वायर। ओके, इज देयर अ वे वंस कैन ग्रो मोर फ्रॉम द सेम लैंड? क्या कोई तरीका है कि हम एक ही लैंड में ज्यादा प्रोडक्शन कर सकते हैं? तो इसका आंसर होगा हाँ। हम एक ही खेत में भिंडी भी बो सकते हैं, टमाटर भी बो सकते हैं, मिर्च भी बो सकते हैं, बैगन भी बो सकते हैं। ये सारी चीजें हम एक ही खेत में एक साथ पैदा कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि हमने भिंडी लगा दिया तो उसमें टमाटर नहीं होगा, हमने टमाटर लगा दिया तो क्या फलों की खेती नहीं हो सकती? हो सकती है। इसका मतलब हम एक ही लैंड को एक से अधिक बार एक ही समय में यूज कर सकते हैं।
Okay. In the kind of crops grown and facility available, Palampur would resemble a village of western part of the state उत्तर प्रदेश. पालमपुर जो है वो उत्तर प्रदेश के किसी एक गांव के जैसा हो सकता है. All land is cultivated in पालमपुर. पालमपुर में सभी खेत जोते जाते हैं. No land is left idle. किसी भी जमीन को छोड़ा नहीं जाता. During the rainy season, बारिश के सीजन में, जिसे खरीफ सीजन कहा जाता है, फार्मर्स ग्रो ज्वार एंड बाजरा. फार्मर्स जो है वो ज्वार और बाजरा की खेती करते हैं. दीज प्लांट्स आर यूज्ड एज कैटल फीड. कैटल फीड का मतलब बाद में इन पौधों का यूज पशुओं को चराने के लिए किया जाता था. ओके. इट इज फॉलोड बाय कल्टीवेशन ऑफ पोटैटो बिटवीन अक्टूबर एंड दिसंबर. अक्टूबर और दिसंबर के महीने में यहाँ आलू की खेती की जाती थी. इन द विंटर सीजन, जाड़े में रबी की फसल की बुआई होती थी, जिसमें हम गेहूं लगाते थे खेत में. फ्रॉम द व्हीट प्रोड्यूसर्स, फार्मर कीप इनफ व्हीट फॉर द फैमिली. फार्मर जो है अपनी फैमिली के लिए गेहूं रखने के बाद बाकी गेहूं को कहाँ बेच देते थे? रायगंज के मार्केट में बेच देते थे. अ पार्ट ऑफ लैंड एरिया इज ऑल्सो डिवोटेड टू शुगर केन. और बचे हुए लैंड में शुगर केन यानी कि गन्ने की खेती की जाती थी. ठीक है, जो साल में एक बार काटा जाता था. शुगर केन इन इट्स रॉ फॉर्म एज जैगरी. जैगरी का मतलब होता है गुड़. ठीक है, तो शुगर केन का यूज दो तरीकों से किया जाता है, गुड़ बनाने के लिए और चीनी बनाने के लिए. ठीक है, तो गुड़ गांव के लोग खुद बना लेते थे और चीनी बनाने के लिए उसे वो लोग फैक्ट्रियों में बेच देते थे. द मेन रीजन व्हाई फार्मर्स आर एबल टू ग्रो 3 डिफरेंट क्रॉप्स इन अ ईयर. अब पालमपुर में लोग 3 अलग अलग तरह की फसल कैसे लगा लेते थे? पैसे कहां से आते थे? सिंचाई कहां से होती थी? इलेक्ट्रिसिटी केम अर्ली टू पालमपुर. इलेक्ट्रिसिटी जो है वो गांव में मुश्किल से आती थी. ओके. इट्स मेजर इम्पैक्ट वाज टू ट्रांसफॉर्म द सिस्टम ऑफ इरिगेशन. मेन रीजन ये था कि लोगों ने खेती करने का तरीका वहां बदला. पर्शियन व्हील्स वेयर टिल देन यूज्ड बाय फार्मर्स टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम द वेल्स. पर्शियन टेक्निक से कुओं से पानी निकाल करके, वेल से पानी निकाल करके खेतों की सिंचाई होती थी. ठीक है. And people saw that electric run tubewell could irrigate much larger area of land more effectively. और लोगों ने देखा कि इलेक्ट्रिक ट्यूबवेल का यूज करके कुछ ही घंटों में हम ज्यादा खेतों को सींच सकते हैं, इरिगेट कर सकते हैं. The first few tubewells were installed by the government. कुछ ट्यूबवेल्स को शुरू में गवर्नमेंट के द्वारा लगाया गया और बाद में किसानों ने खुद प्राइवेट ट्यूबवेल को लगाना शुरू किया. और 1970 के आसपास लगभग 200 हेक्टेयर जो जमीन है पालमपुर में वो ट्यूबवेल से सिंची जाने लगी, इरिगेट की जाने लगी. अब देखें, अब टू ग्रो मोर देन वन क्रॉप ऑन अ पीस ऑफ लैंड ड्यूरिंग द ईयर इज नोन एज मल्टीपल क्रॉपिंग. मतलब एक साल में अगर हम एक ही खेत में एक से ज्यादा फसल को उगाते हैं, ठीक है, तो वो प्रोसेस हमारा क्या कहलाता है? मल्टीपल क्रॉपिंग कहलाता है. इट मीन्स टू ग्रो मोर देन वन क्रॉप on a piece of land during the year is known as multiple cropping year या multiple cropping. It is the most common way to increasing production on a given piece of land. ये सबसे बेस्ट तरीका है कि एक सिंगल लैंड पे हम एक से अधिक फसल उगा सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं. All farmers in Palampur grow at least 2 main crops. पालमपुर के जितने किसान हैं साल में कम से कम 2 फसल वो जरूर उगाते थे. मेनी आर ग्रोइंग पोटैटो. कई लोग आलू उगाते थे. और तीसरे क्रॉप के रूप में 5, 15 और 20 ईयर्स. ओके. अब देखिए, प्रोडक्शन को ज्यादा करने का एक और तरीका है. वो लोग ट्रेडिशनल तरीके से खेती ना करके ट्रेडिशनल सीड्स का प्रयोग करते थे, जिसमें सिंचाई की कम जरूरत होती, मेहनत की कम जरूरत होती थी. और उस बीजों में HYV मैं 8 में पढ़ा चुका हूं आपको, हाई यील्डिंग वेराइटीज. HYV का मतलब क्या होता है? हाई यील्डिंग वैरायटीज. HIGH हाई, ठीक है, YIELDING यील्डिंग, VARIETIES हाई यील्डिंग वैरायटीज सीड का यूज करते थे, जिससे कम एरिया में, कम इरिगेशन में और कम खर्च में ही एक साल में ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करने के लिए हाई यील्डिंग वैरायटीज का यूज किया जाता था, जिसमें केमिकल फर्टिलाइजर का यूज करके प्रोडक्शन को बढ़ाया जाता था. तो ये बहुत सारी चीजें जिससे प्रोडक्शन बढ़ जाता था. ठीक है. ओके. अब देखिए, फार्मर्स ऑफ पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश के जो किसान हैं, द फर्स्ट टू ट्राई आउट द मॉडर्न फार्मिंग मेथड इन इंडिया. इंडिया में सबसे पहले पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के किसानों ने मॉडर्न फार्मिंग की शुरुआत की. द फार्मर्स इन दीज रीजन्स सेट अप ट्यूबवेल. फार्मर, यहाँ के फार्मर्स ने सिंचाई के लिए अपना प्राइवेट ट्यूबवेल लगाया और HYV सीड्स का यूज किया, यानी कि हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स का यूज किया, केमिकल फर्टिलाइजर का यूज किया, पेस्टिसाइड्स का यूज किया. सम ऑफ देम बॉट फार्म मशीनरी. कुछ लोगों ने अपनी पर्सनल मशीनरी खरीदी, जैसे कि ट्रैक्टर, थ्रेशर,
विच मेड प्लॉइंग, जिसे जोतने के लिए यूज किया जाता था, खेत को हार्वेस्ट करने के लिए यूज किया जाता था तेजी से। खेत ज्यादा होगा तो हम ह्यूमन का यूज करके खेत देरी से काटेंगे, अगर हार्वेस्ट होगा तो हमारे पास हार्वेस्टिंग से हम जल्दी काट सकते हैं। तो ये सारी चीजें दे वे रिवॉर्डेड विद हाई यील्डिंग ऑफ व्हीट। और पंजाब में पूरी भारत में सबसे ज्यादा गेहूं का उत्पादन पर हेक्टेयर किया जाता है, ठीक है। और पंजाब में सबसे ज्यादा केमिकल फर्टिलाइजर का भी यूज किया जाता है, ये भी जानिए। इन पालमपुर द यील्ड ऑफ wheat grown from the traditional varieties was 1300 kg पर हेक्टेयर। पालमपुर में देखा गया कि 1 हेक्टेयर में यानी कि 100 मीटर चौड़े और 100 मीटर लंबे खेत में 1300 kg गेहूं पैदा किया जाता है विथ द HYV सीड। किसके साथ? तो हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स का यूज करके। द यील्ड वेंट अप टू 3200 kg पर हेक्टेयर। और जब उसने हाई यील्डिंग वैरायटी सीड का यूज करना शुरू किया तो यही प्रोडक्शन 1300 से कितना पहुंच गया? 3200 यानी कि 3200 kg पहुंच गया। There was a large increase in production in the production of wheat. Farmers now had greater amounts of surplus wheat to sell in the market. अब किसानों के पास ज्यादा गेहूं होता था मार्केट में सेल करने के लिए, और इसका मतलब कि लोगों ने जब हाई यील्डिंग वैरायटी सीड और मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज करना शुरू किया तो प्रोडक्शन में बहुत तेजी से वृद्धि हुई। तो आज देख लेते हैं आज की समरी। रिसोर्सेज कंबाइंड टू प्रोड्यूस। टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन का मतलब क्या है? रिसोर्सेज को हमें कंबाइन करना पड़ेगा प्रोडक्शन के लिए और गुड्स और सर्विस के लिए। पालमपुर क्या था? वेल कनेक्टेड था। किससे? रायगंज से और शाहपुर से 450 फैमिली थी, जिसमें 80 फैमिली अपर कास्ट की थी और उनके पास पक्के घर थे, बड़े घर थे, और 1/3 जो थी वो शेड्यूल कास्ट के लोग रहते थे जो गांव की कोने में रहते थे। वहां पे इलेक्ट्रिसिटी था, 2 स्कूल थे, 2 हॉस्पिटल था, एक प्राइवेट हॉस्पिटल था और एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल था। अब प्रोडक्शन के लिए किस किस चीज की जरूरत होगी? तो फार्मिंग की जरूरत होगी, नॉन फार्मिंग की। एम टू गेट गुड्स एंड सर्विसेज। 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन: लैंड, लेबर, मैनुअल, इवैक्यूएटेड और फिजिकल कैपिटल की जरूरत होगी। फिक्स्ड कैपिटल क्या क्या है? तो मशीनरी, बिल्डिंग्स या फिक्स्ड कैपिटल और वर्किंग कैपिटल क्या है? जो आता जाता रहता है। रॉ मटेरियल, मनी यूज्ड अप इन प्रोग्रेस। और ह्यूमन कैपिटल में क्या क्या है? तो ह्यूमन कैपिटल में 2 चीजें, नॉलेज और दूसरा है एंटरप्राइज, ठीक है। तो ये आज के क्लास का रहा, तो इसका समरी आप लोग लिख लेंगे और जो भी डाउट होगा वीडियो के साथ मेंशन करके आप मुझे भेजेंगे ग्रुप में। ओके, थैंक यू सो मच।